नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 28 मार्च, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रक्रिया अब होगी आसान। 28 सवाल जवाब की गाइडलाइन हुई जारी। शिक्षा और नौकरियों में मिलता है 10% आरक्षण। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा पर आया बड़ा अपडेट। मई के पहले सप्ताह तक ऑनलाइन आयोजित हो सकती है परीक्षा। जुलाई में शुरू होगा नया सत्र। बिहार के जहानाबाद में जल्द खुलेगा वानावर रोपवे। 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर 24 करोड़ रुपए की लागत से होगा निर्माण। 8 से 10 यात्री ले जाने की होगी क्षमता। अब व्हाट्सएप से दर्ज करें बिजली संबंधित शिकायत। कई विकल्पों में से चुननी होगी अपनी समस्या। आसान स्टेप्स में पूरी होगी प्रक्रिया। नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से देंगे इस्तीफा। 16 मार्च को राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद यह प्रक्रिया है अनिवार्य। अगले 6 महीने तक सीएम पद पर बने रह सकते हैं नीतीश कुमार। 1 अप्रैल से सभी अंचलों में सख्त प्रशासनिक व्यवस्था होगी लागू। अधिकारियों को मिलेगा अतिरिक्त प्रभार। इन सभी अधिकारियों को मिलेंगे पूर्ण वित्तीय अधिकार। आज होगा आरसीबी और एसआरएच के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा ये मैच। स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगा प्रसारण। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। भारत सरकार टेक्सटाइल में 94 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन शुरू। भारत सरकार टेक्सटाइल यानी कि इंडिया गवर्नमेंट मिंट में 94 पदों के लिए भर्ती निकली है। आवेदन आज से शुरू होंगे और ऑफिशियल वेबसाइट igmnoida.spmcil.com पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। पद के अनुसार शैक्षिक योग्यता 10वीं 12वीं डिप्लोमा या फिर डिग्री हो सकती है। आयु सीमा 18 से 30 साल है, जिसमें आरक्षित वर्गों को अतिरिक्त छूट मिलेगी। सैलरी 18,780 से 95,910 रुपए प्रति माह है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल है। जॉब लोकेशन मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा है। आवेदन के पैच। आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड और फीस भुगतान करना होगा। अब व्हाट्सएप से दर्ज करें बिजली संबंधित शिकायत। बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि बीएसपीएचसीएल ने अब उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से बिजली संबंधित शिकायत दर्ज करने की सुविधा शुरू की है। उपभोक्ता 9031683592 पर संदेश भेजकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए मुख्य मेनू में बिजली आपूर्ति, स्मार्ट या प्रीपेड मीटर, नया कनेक्शन, गलत डिस्कनेक्शन इत्यादि विकल्पों में से अपनी समस्या चुननी होगी। कुछ आसान स्टेप्स में शिकायत दर्ज करने के बाद कंपनी समाधान के लिए कार्रवाई करेगी। ये सुविधा बिजली बिल भुगतान समय पर करने और ऊर्जा बचत को प्रोत्साहित करने का भी एक प्रयास है। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट प्रक्रिया अब होगी आसान। बिहार सरकार ने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर भ्रम, देरी और धांधली खत्म करने के लिए नई 28 सवाल जवाब गाइडलाइन जारी कर दी। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण मिलता है। पात्रता के लिए परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम और संपत्ति निर्धारित सीमा के भीतर होनी चाहिए। गाइडलाइन में आवेदन प्रक्रिया, आय व संपत्ति की गणना, वेरिफिकेशन और नियम स्पष्ट किए गए हैं। अब सभी अधिकारी एक समान फ्रेमवर्क पर काम करेंगे और गलत जानकारी देने पर सख्त कार्रवाई होगी। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा पर आया बड़ा अपडेट। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जानकारी दी है। परीक्षा अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में ऑनलाइन आयोजित होगी, जबकि नया सत्र जुलाई में शुरू होगा। इस वर्ष 3,08,560 आवेदन प्राप्त हुए और राज्य के 306 डीएलएड कॉलेजों में 30,800 सीटें उपलब्ध है। सीटों का 50% विज्ञान, 50% कला एवं वाणिज्य वर्ग के लिए और उर्दू विषय के लिए 10% आरक्षित है। दिव्यांग और सैनिक आश्रितों को 5% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। परीक्षा 2.5 घंटे की होगी। 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। पॉलिटेक्निक, आईटीआई या शास्त्रीय योग्यता वाले छात्र पात्र नहीं है। अगर आप भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो लिखपढ़ ऐप पर अब आपके लिए उपलब्ध है फ्री मॉक पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आज ही लिखपढ़ ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर iOS ऐप स्टोर से प्राप्त करें। बिहार में बांस उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। बिहार सरकार ने राज्य में बांस उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक योजना बनाई है। इसके तहत कोसी क्षेत्र के मधेपुरा में बांस क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जिसका मॉडल अन्य बांस उत्पादक क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा। उद्योग विभाग इसकी तैयारी और कार्यान्वयन शुरू कर चुका है और इस पहल से न केवल बांस उत्पादों को देश विदेश में बड़े बाजार तक पहुंचाने का अवसर मिलेगा, बल्कि स्थानीय महिलाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। इसके साथ ही स्थानीय कला को बढ़ावा मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। बिहार के जहानाबाद में जल्द खुलेगा वानावर रोपवे।
बिहार के जहानाबाद में वारावर के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर तक 100 फीट ऊंचे पहाड़ पर 24 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे का निर्माण अंतिम चरण में है। लोअर और अपर स्टेशन, चारों टावर व होल्डिंग ढांचा बनकर तैयार है। तार बिछाने का काम चल रहा है। रोपवे एक बार में 8 से 10 यात्री ले जा सकेगा और 2 अलग अलग अलाइनमेंट में विकसित किया जा रहा है। इससे पर्यटक और श्रद्धालु कुछ ही मिनटों में मंदिर तक पहुंच सकेंगे। परियोजना से स्थानीय रोजगार बढ़ेगा, छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र पर्यटन व आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होगा। 1 अप्रैल से सभी अंचलों में सख्त प्रशासनिक व्यवस्था होगी लागू। बिहार सरकार ने राजस्व सेवा के सामूहिक अवकाश पर गए अधिकारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 1 अप्रैल 2026 से सभी अंचलों में सख्त प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने का आदेश दिया है। अब अंचलाधिकारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राजस्व अधिकारी और कानूनगो को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया प्रभार पर्याप्त नहीं माना गया। अतिरिक्त प्रभार पाने वाले अधिकारियों को पूर्ण वित्तीय अधिकार मिलेंगे और नजदीकी अंचलों में जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने हड़ताल को पूरी तरह अस्वीकार्य करार दिया और जनता के काम रुकने नहीं देंगे। पश्चिम चंपारण में 28 और 30 मार्च को लगेगा रोजगार मेला। पश्चिम चंपारण जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग 28 और 30 मार्च 2026 को जिले के बेतिया और बगहा में रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक इच्छुक अभ्यर्थी जॉब कैंप में शामिल होकर नियोजकों से जानकारी प्राप्त कर आवेदन और बायोडेटा जमा कर सकते हैं। निजी कंपनियां इंस्टॉलर, सुपरवाइजर और टेक्नीशियन के कुल 35 पदों पर भर्ती करेंगी। चयनित उम्मीदवारों को बेहतर वेतन मिलेगा और कार्यक्षेत्र बेतिया या बगहा होगा। भाग लेने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो, शिक्षा व अनुभव प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। आपके इलाके में पीएनजी की उपलब्धता है या नहीं, आसानी से करें चेक। अगर आप अपने इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी उपलब्ध है या नहीं जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने शहर की गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं। वहां अपना पिन कोड और क्षेत्र विवरण डालकर चेक करें। अगर आपका इलाका उपलब्ध दिखे तो आप पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जानकारी न मिलने पर कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, मुंबई में महानगर गैस लिमिटेड और अन्य शहरों में गेल जैसी कंपनियां पीएनजी सेवाएं प्रदान कर रही है। इनके पोर्टल या ऐप से भी क्षेत्रीय उपलब्धता जांची जा सकती है। बिहार में टेंडर फर्जीवाड़े पर हुई सख्त कार्रवाई। बिहार भवन निर्माण विभाग ने सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में पंचायत सरकार भवनों के निर्माण के टेंडरों में फर्जीवाड़ा और तकनीकी कमियों के कारण कई ठेकेदारों को अयोग्य घोषित कर दिया है। रीगा और चरौत में अनुभव प्रमाण पत्र और बैंक गारंटी में गड़बड़ी पाई गई, जबकि मुजफ्फरपुर के औरई ब्लॉक में सभी निविदाएं असफल रही। पारू और सरैया में केवल मानक दस्तावेज वाले ठेकेदार ही सफल हुए। प्रत्येक भवन की लागत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। विभाग ने 30 मार्च तक आपत्तियां मांगी और फर्जीवाड़ा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और ब्लैकलिस्ट करने की चेतावनी दी है। नेपाल के पेट्रोल में मिलाया जाएगा बिहार का एथेनॉल। नेपाल सरकार ने पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिलाने का फैसला किया है, जिससे नेपाल की वार्षिक 730 करोड़ लीटर पेट्रोल खपत में 73 करोड़ लीटर एथेनॉल की जरूरत होगी। नेपाल के मौजूदा एथेनॉल प्लांट केवल 2 से 3 करोड़ लीटर उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए बिहार की कंपनियों को अवसर दिख रहा है। बिहार में एथेनॉल उत्पादन क्षमता 84 करोड़ लीटर है, जिसमें से अधिकांश कंपनियां ऑयल कंपनियां को देती हैं। नेपाल से नजदीकी और बिहार में सरप्लस एथेनॉल होने के कारण बिहार को निर्यात में फायदा होगा। भारत सरकार की अनुमति के बाद निर्यात प्रक्रिया शुरू की जाएगी। निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत बढ़ी नामांकन की तिथि। शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई कानून के तहत निजी विद्यालयों में नामांकन की तिथि 10 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि चयनित बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें। 23 फरवरी को प्रथम चरण का ऑनलाइन रैंडमाइजेशन हुआ था, जिसमें 70,155 छात्रों में से केवल 53,479 का नामांकन हो सका। 20 मार्च तक नामांकन की प्रारंभिक तिथि थी। प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विक्रकर ने कहा कि सभी ऑनलाइन चयनित छात्रों का नामांकन समय पर कराना अनिवार्य और उदासीन विद्यालयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार 30 मार्च को एमएलसी पद से देंगे इस्तीफा। बिहार की राजनीति में बड़ी हलचल मची हुई है। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 30 मार्च को विधान परिषद यानी कि एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा देंगे, जो 16 मार्च को राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद अनिवार्य है। ये केवल विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा है। मुख्यमंत्री पद पर वे अगले 6 महीने तक बने रह सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार ने भी कहा कि संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति बिना निर्वाचन के 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकता है। इसी बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने जदयू कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की।
गर्मी और लू में सार्वजनिक परिवहन नियंत्रण रहेगा लागू। परिवहन विभाग ने राज्य में भीषण गर्मी और लू के खतरे के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन पर नियंत्रण करने का निर्णय लिया है। विभाग ने तय किया है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक बसों का परिचालन कम किया जाएगा ताकि यात्रियों और चालकों को तेज धूप और गर्मी से बचाया जा सके। इस समय केवल आवश्यक वाहनों का संचालन होगा। सभी बसों में पेयजल, ओआरएस और प्राथमिक उपचार किट अनिवार्य की जाएगी। इसके अलावा सभी बस स्टैंड पर पेयजल और पंखे की व्यवस्था की जाएगी ताकि यात्रियों और चालकों को गर्मी से राहत मिल सके और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। बिहार की नेहा शर्मा ने इंस्टाग्राम पेड सब्सक्रिप्शन किया लॉन्च। साउथ सुपरस्टार रामचरण के साथ फिल्म चिरुथा से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस बिहार की नेहा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर पेड सब्सक्रिप्शन मॉडल लॉन्च किया है। इस मॉडल में फैंस हर महीने 290 रुपए देकर उनके एक्सक्लूसिव फोटोज और वीडियोस देख सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 2500 यूजर्स अब तक सब्सक्राइब कर चुके हैं, जिससे नेहा को हर महीने लगभग 7 लाख रुपए की कमाई हो रही है। हालांकि इस कदम ने उन्हें विवादों में भी ला दिया है और सोशल मीडिया पर लोग उन्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए ट्रोल कर रहे हैं। वीर सैनिकों को परिवार समेत भारतीय रेलवे में मिलेगी मुफ्त यात्रा। भारत सरकार ने सेना, नौसेना और वायुसेना के वीरता पुरस्कार विजेताओं और उनके परिवार को भारतीय रेलवे में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का फैसला किया है। यह सुविधा फर्स्ट क्लास, सेकंड एसी और एसी चेयर कार में उपलब्ध होगी और सैनिक अपने साथ एक साथी को भी ले जा सकेंगे। यदि सैनिक की मृत्यु हो चुकी है तो उनकी विधवा या विधुर या माता पिता, अविवाहित मृतक सैनिक के भी इस लाभ के पात्र होंगे। सरकार ने रेलवे को इसे लागू करने के निर्देश दिए और आने वाले समय में यह सुविधा पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों को भी विभिन्न ट्रेन वर्गों में विशेष छूट मिलती है। बिहार में 2190 नर्सों का हुआ तबादला। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारते हुए 2190 नर्सों का बड़े पैमाने पर तबादला किया है। पटना के पीएमसीएच, एनएमसीएच, मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और भागलपुर के जेएलएनएमसीएच सहित प्रमुख अस्पतालों से अनुभवी नर्सों को अन्य जिलों में तैनात किया गया है, जबकि जिला अस्पतालों की नर्सों को मेडिकल कॉलेजों में जिम्मेदारी दी गई है। विभाग का उद्देश्य दूर दराज क्षेत्रों, खासकर उत्तर बिहार और सीमांचल में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। नर्सिंग संगठनों ने इसे झटका बताया और चिंता जताई कि इससे मरीजों की देखभाल और व्यक्तिगत जीवन प्रभावित हो सकता है, जबकि विभाग इसे नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया मानता है। महाबोधि एक्सप्रेस में शराब तस्करी का हुआ खुलासा। नई दिल्ली से गया जी आने वाली महाबोधि एक्सप्रेस में शराब तस्करी का खुलासा हुआ है। शुक्रवार को वॉशिंग पिट लाइन पर जीआरपी आरपीएफ टीम ने 3 पेंट्री वेंडरों दीपक कुमार, गोरीलाल कुमार और सुभाष कुमार को 18 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ गिरफ्तार किया। इस जांच में पता चला कि वे संविदा पर कार्यरत है और कम मजदूरी के कारण अतिरिक्त आय के लिए इस अवैध धंधे में शामिल थे। केवल वेंडर ही नहीं, कुछ कोच अटेंडर भी इसमें संलिप्त है। वॉशिंग पिट लाइन पर यात्रियों से अवैध वसूली की आशंका भी जताई गई। मामला बिहार मद्य निषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है और पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। उत्तर पूर्व बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा और पूर्णिया में ऑरेंज अलर्ट है, जबकि कटिहार, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय और बेगूसराय में भी चेतावनी। पश्चिम और उत्तर बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट है। पटना और दक्षिण बिहार के जिलों में गरज के साथ बारिश होगी, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री गिरावट आएगी। किसानों को फसल सुरक्षित रखने और पशुओं को सुरक्षित स्थान पर रखने की सलाह दी गई है। सावधानी भी जरूरी है। निशांत कुमार जल्द करेंगे जन सुनवाई कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र और जदयू नेता निशांत कुमार ने जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करने हेतु शीघ्र जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने तिरहुत प्रमंडल के जिला अध्यक्षों और प्रखंड अध्यक्षों से अपने क्षेत्रों में भी कार्यक्रम प्रारंभ करने को कहा। निशांत कुमार ने स्पष्ट किया कि वे अपने पिता के मार्गदर्शन में कार्य करेंगे और पार्टी के वरिष्ठ एवं जमीनी कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को आगे बढ़ाएंगे। बैठक में संजय झा, उमेश सिंह कुशवाहा, ललन सर्राफ सहित 8 जिलों के कई प्रमुख नेता उपस्थित रहे। आज होगा आरसीबी और एसआरएच के बीच आईपीएल का पहला मुकाबला। आईपीएल 2026 का नया सीजन शनिवार से शुरू हो रहा है, जिसमें पहला मैच मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होगा। आरसीबी के पास विराट कोहली, रजत पाटीदार और जितेश शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, जबकि हैदराबाद के पास अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, हेनरी क्लासन, नीतीश रेड्डी और लियाम लिविंगस्टन की तूफानी बल्लेबाजी है। मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। टॉस 7 बजे होगा। ये मुकाबला टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स और ऑनलाइन जियो हॉटस्टार पर लाइव देखा जा सकता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
1552 में गुरु अंगद देव का निधन हुआ था। सिखों के दूसरे गुरु हुआ करते थे। 1896 में गोरख प्रसाद का जन्म हुआ था। ये गणितज्ञ, हिंदी विश्व के कोश के संपादक तथा हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के बहुप्रतिभ लेखक थे। 1961 में छत्ता सिंह का निधन हुआ था। ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना की 9वीं भोपाल इन्फेंट्री में सिपाही थे। 1972 में एबीजे जोस का जन्म हुआ था। ये भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। 1982 में सोनिया अग्रवाल का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेत्री थी। 2002 में एफएन सूजा का निधन हुआ था। ये जाने माने भारतीय चित्रकार थे। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट हुई दर्ज। बीते दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। चुनाव नवमी के एक दिन के अवकाश के बाद आई। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को बाजार हरे निशान में खुले और बंद हुए थे। गिरावट का मुख्य कारण ईरान में युद्ध से जुड़ी अनिश्चितता और अमेरिका एवं एशियाई बाजारों में पिछले दिनों दर्ज गिरावट रही। बाजार बंद होने पर सेंसेक्स 1690 अंक और निफ्टी 486 अंक नीचे आ गया। वहीं रुपया पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर गया, जो कि बुधवार के 93.98 के बंद भाव के मुकाबले 18 पैसे गिरकर 94.16 पर खुला। भारत में तेल भंडार की कमी को लेकर फैली अफवाहों का पीआईबी ने किया खंडन। सोशल मीडिया पर यह दावा कि भारत के पास केवल 9 दिनों का तेल भंडार बचा है, ये भ्रामक है। वास्तव में भारत की कुल तेल भंडार क्षमता 74 दिनों की है और वर्तमान में लगभग 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। इसमें कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और भूमिगत रणनीतिक भंडार शामिल है, जो पूरे देश में लगभग 2 महीने तक ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इसलिए आने वाले महीनों में ईंधन की उपलब्धता स्थिर और सुरक्षित है। नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है और तेल व गैस संबंधी जानकारी के लिए केवल सरकारी स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। जाने फास्ट चार्जिंग के फायदे और नुकसान। आजकल 65 वाट, 80 वाट और 120 वाट के फास्ट चार्जर आम बात है, जो कम समय में बैटरी फुल कर देते हैं। फास्ट चार्जिंग 2 चरणों में काम करती है। पहले चरण में तेजी से 80% तक चार्ज किया जाता है और दूसरे में वोल्टेज कम कर बैटरी को गर्म होने से बचाया जाता है। फोन के सेंसर्स और प्रोसेसर वोल्टेज नियंत्रित रखते हैं। थोड़ी गर्मी सामान्य है, लेकिन गेम या भारी ऐप्स के दौरान चार्जिंग से बैटरी जल्दी खराब हो सकती है और फास्ट चार्जिंग समय बचाती है, लेकिन केवल आधिकारिक चार्जर से ही उपयोग करना सुरक्षित है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन त्यागने के बाद जैन धर्म अपना लिया। उन्होंने किस जैन भिक्षु का अनुसरण किया था? ए निग्रोध, बी भद्रबाहु, सी महावीर या फिर डी गौतम स्वामी? इसका सही जवाब है बी भद्रबाहु। हमारा दूसरा सवाल है, कौन सा साम्राज्य भुक्ति, प्रदेश और भोग नामक 26 प्रांतों में विभाजित था? ए गुप्त, बी शुंग, सी मौर्य या फिर डी नंद? इसका सही जवाब है ए गुप्त। हमारा तीसरा सवाल है, महावीर ने किस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान या सर्वज्ञता प्राप्त की थी? ए बोधि वृक्ष, बी साल वृक्ष, सी पीपल वृक्ष या फिर डी अशोक वृक्ष? इसका सही जवाब है बी साल वृक्ष। हमारा चौथा सवाल है, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? ए उत्तरी पश्चिम, बी दक्षिणी पूर्व, सी उत्तरी पूर्व या फिर डी दक्षिणी पश्चिम? इसका सही जवाब है ए उत्तरी पश्चिम। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? ए अमर उजाला, बी बिहार बंधु, सी दैनिक जागरण या फिर डी हिंदुस्तान? इसका सही जवाब है बी बिहार बंधु। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है राजकिशोर महतो, रामलाल सोरेन, अनवर करीम खान, दयानंद सिंह, जितेंद्र ठाकुर, रवि मोहन वर्मा, राजकुमार यादव, पुरुषोत्तम कुमार, प्रियंका कुमारी, चंदन कुमार, विजय घायल, मंजेश कुमार, पंचानंद सिंह, बंटी कुमार, नवीन कुमार मिश्र, सुदीप मंडल, राम बाबू दास, सूरज रॉय, मानिक लाल पासवान, कृष्णा प्रसाद, सूरज कुमार, मनोज कुमार, अमरनाथ शाह, अतीक खान, अशोक कुमार, रामलाल सोरेन और सुभाष प्रसाद। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, इस बार आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।